नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजाराम अग्रवाल। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। मिर्गी के बारे में यदि हम देखें तो सदियों से इसके बारे में जाना जाता है। आपको विदित होगा, बल्कि हम कहेंगे हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी इस बारे में पता था। और ये कोई बीमारी आज की नहीं, ये ऑलमोस्ट 3000 साल पुरानी बीमारी है जिसके बारे में कि दुनिया में इसके बारे में सभी जगह जाना जाता है। आजकल कम से कम पूरी दुनिया के अंदर 5 करोड़ व्यक्ति होंगे जो कि इस बीमारी से ग्रसित होंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मिर्गी क्या है। मिर्गी एक प्रकार के दौरे की बीमारी है जो कि भिन्न तरह से आ सकता है। ये दिमाग में एक करंट पैदा होती है जिसके कारण कि आता है। सबसे कॉमन जो सारी दुनिया जानती है वो आता है कि दौरे आएँ, बस वक्त हाथ पाँव हिलने लग जाएँ, मुँह से झाग आ जाए, जीभ कट जाए और किसी मरीज के टट्टी या पेशाब निकल जाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, टिपिकल दौरे जो होते हैं वो और भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि आदमी सिर्फ बेहोश होकर पड़ जाए, हाथ पांव टाइट हो जाएं, आंखों में झपकने लग जाए या कुछ देर के लिए आदमी काम करना ही बंद कर दे। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी सो के उठे और हाथ पांव में झटके आए। वो एक स्पेशल तरह के होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं, इसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो ब्रेन में विभिन्न तरह की जो अलग अलग एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसके कारण मिर्गी के दौरे आते हैं। हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर मिर्गी के दौरे होते क्यों हैं। जो भी मरीज हमें दिखाने के लिए आते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि सर ये क्यों आ रहा है। आने के यदि हम कारण देखें तो बच्चों में, जवानी की उम्र में एवं बाद की उम्र में यानी कि बुढ़ापे में सबके कारण अलग अलग होते हैं। 100 में से 60 लोगों के अधिकतर दौरे का कोई कारण ही नहीं होता है कि दौरा क्यों आया। हिंदुस्तान में तो बहुत कॉमन कारण कुछ होते हैं, जैसे सिर में टीबी की गांठ हो जाना, कीड़े की गांठ हो जाना जिसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर दिमाग के डेवलपमेंट का यदि कोई डिफेक्ट होता है तो उसे डेवलपमेंट डिफेक्ट के कारण दौरे आ सकते हैं। सिर में चोट लगना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, खून का थक्का जमना, ब्रेन ट्यूमर होना, इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं। जवान औरतों के अंदर खून का थक्का जम जाना जिसे कि CVT कहते हैं। स्पेशली बच्चा पैदा होने के बाद हमारे हिंदुस्तान में CVT की बीमारी बहुत ही कॉमन होती है। हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या ये महिलाओं और बच्चों में क्या ज़्यादा होती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कब नहीं हो सकती। माँ के पेट से लेकर जिंदगी के अंतिम क्षण तक मिर्गी की बीमारी होने की संभावना होती है। बहुत सारी अवधारणाएं हैं स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में कि किसी भूत प्रेत के से होती है, ऊपर से होती है, जादू टोने से होती है, जबकि ऐसा नहीं। मिर्गी की बीमारी का हमेशा कारण होता है दिमाग का एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होना, जिसके कारण कि एबनॉर्मल करंट जनरेशन होने से आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यदि हम देखें कि ये चालू कैसे होते हैं तो लगभग 100 में से 2 लोगों को दौरे का कारण पता लग जाता है, और वो मरीज जिनको कि कारण पता लगता है उसे ऑरा कहते हैं। जिन मरीजों को इन सबका पता लग जाता है वो दौरा आने से अधिकतर गिरते नहीं हैं, उनकी चोट लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें जैसे पता लगता है वो किसी जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन प्रायः 98% लोगों में पता ही नहीं लगता कि दौरा कब आएगा। जिन लोगों को दौरे का कारण पता नहीं लगता है उन लोगों में एकदम से बेहोश हो जाना, गिर जाना, चोट लग जाना। इसलिए मिर्गी के मरीजों में चोट लगने का और एक्सीडेंट होने का बहुत डर होता है। जब दौरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्रायः मरीज कंफ्यूज रहते हैं, वॉमिटिंग होती है, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, थकान होना, और ये कई घंटों तक लगी रहती है। मरीज को लगता है बस मैं तो पढ़ के सो जाऊं। इस तरह से दौरे की 3 अवस्थाएं होती हैं: दौरा आने से पहले, दौरे के दौरान एवं दौरे के बाद। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम सबको जानना जरूरी है, यदि किसी मरीज को दौरा आ जाए तो हम क्या करें। प्रायः लोग जैसे पहली बार दौरा देखते हैं उन्हें लगता है कि मरीज का लगता है अब तो अंतिम क्षण आ गया है, जबकि प्रायः मरीज के दौरे से कभी मृत्यु नहीं होती है। इसमें एक्सीडेंट की विशेष रिस्क होती है। इसलिए यदि कभी किसी मरीज को देखें तो आप घबराएं नहीं, उस मरीज को एक करवट करके सुला दें, मुंह में उसकी कोई चीज़ घुसाएं नहीं, पानी ना पिलाएं, दवाई ना दिलाएं, उस समय कोई दवाई ना दें, क्योंकि ऐसा करने से मरीज को यदि हम पानी या दवाई देते हैं सांस के रास्ते में जाने का डर रहता है। इसलिए इसी दौरान ये बताना जरूरी है कि हम कभी भी दौरा आए तो उससे घबराएं नहीं। अब यदि किसी को दौरा आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। कुछ जांचें होती हैं ये देखने के लिए कि दौरा क्यों आ रहा है, उसका कारण जानने की कोशिश करें। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि CT स्कैन, MRI और EEG। CT स्कैन से और MRI स्कैन से ये पता लगता है कि दौरा क्यों आ रहा है, और EEG से ये पता लगता है कि दौरा अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। EEG से ये पता लगता है
कि दौरा किस जगह से आ रहा है, क्योंकि इसके अनुसार कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है और दवाई भी उसी की तरह से हम प्लान कर सकते हैं क्या दवाई दी जाए। अब हम आते हैं निदान पर। निदान ये है कि जिसको भी एपिलेप्सी की बीमारी है उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि मिर्गी से एक्सीडेंट की रिस्क होती है, चोट लग सकती है, हाथ पांव टूट सकते हैं, कई बार मरीजों को ऑपरेशन भी करवाने पड़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसका इलाज करवाया जाए। इलाज करने में दो तरह से इलाज होता है, मेडिकल और सर्जिकल। प्रायः मैक्सिमम मरीज मेडिकल ट्रीटमेंट से ही इम्प्रूव हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ये मानिए कि 98% लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की ही जरूरत होती है, जिसमें विभिन्न तरह की दवाइयाँ आती हैं और उससे अधिकतर कंट्रोल हो जाते हैं। जिनको भी मिर्गी होती है उन्हें और उनके घर वालों को ये चिंता रहती है कि साहब दवाई तो चालू कर दी, कितने समय तक दवाई देनी होगी। आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 60 to 70% मरीजों को दवाई 2 से 5 साल देनी होती है, उसके बाद प्रायः ये बीमारी गायब हो जाती है। किंतु 20 से लेकर 15% मरीजों में बार बार दौरे आते रहते हैं और उनको लगातार दवाई देनी पड़ती है। और कुछ 10 से 15% मरीज ऐसे आते हैं जिनके दौरे की फ्रीक्वेंसी और भी अधिक होती है, और ये मरीज होते हैं जिनके दौरे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप दवाई रेगुलर लें, दौरे की कोशिश करें कि वो कंट्रोल रहें, अपने डॉक्टर से कंटिन्यूस संपर्क में रहें। अब आती है सर्जरी। सर्जरी उनकी की जाती है जिनको कि लगातार 2 साल तक दवाई देने के बावजूद भी, 2 या 2 से ज़्यादा दवाई देने के बावजूद भी यदि दौरे आते रहें तब उनको कभी कभी सर्जरी की जाती है। और कौन से मरीजों में सर्जरी की जाएगी इसके लिए आप संपर्क करें अपने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, न्यूरोसर्जन से संपर्क करें एवं वो डॉक्टर जो कि सर्जरी के लिए स्पेशली दक्षता प्राप्त किए होते हैं उनसे संपर्क करें। एपिलेप्सी की एक बहुत विशेष बात, हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो कि इसके बारे में बनी हुई है, जैसे कि ऊपर से होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मेडिकल बीमारी है। जिस समय दौरा आता है मैंने खूब मरीज देखे हैं, उनको जूता सुंघाया जाता है, प्याज सुंघाया जाता है। ऐसा ना करें कभी भी। जिस भी मरीज को मिर्गी की बीमारी है उसको प्यार की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है। कई लोग आते हैं और पूछते हैं साहब शादी होने के बाद या बच्चा पैदा होने के बाद क्या मिर्गी की बीमारी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। मिर्गी की बीमारी जीवन का एक बीमारी है जिसका कि शादी से या शादी नहीं होने से या बच्चा नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नॉर्मल जिंदगी जिए, जैसे इलाज चल रहा है वैसा इलाज लें। कुछ लोगों का पूछना होता है कि क्या मिर्गी की बीमारी छुआछूत की बीमारी होती है, क्या हम इनके साथ खाना खाएं या नहीं खाएं, क्या इनके साथ रहें या नहीं रहें। तो ऐसा है कि मिर्गी की बीमारी कोई छुआछूत की नहीं होती। आप इनके साथ रहें, इनके साथ खाएं, इनके साथ बैठें, इनके साथ घूमें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करें और क्या ना करें कि इनको दौरा ना पड़े। तो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि सब जानते हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बच के रहें। जैसे कि आप दवाई टाइम से खाएं, टाइम से खाना खाएं, टाइम से पिएं, टाइम से सोएं, देर रात तक नहीं जागें। इन सभी से दौरा आने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। अब बात आती है आनुवंशिकता की। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे को दौरा है, मेरे को दौरे की बीमारी है, तो क्या मेरे बच्चों को भी होगी? ऐसा दुनिया में कोई फिक्स नहीं है, कोई आनुवंशिकता इसकी फिक्स नहीं है कि यदि किसी मरीज को बीमारी है तो उसके बच्चों को होगी। इसलिए ऐसी चिंता ना करें कि यदि आपको बीमारी तो आपके बच्चों को भी होगी। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मिर्गी की बीमार के साथ क्या करें और क्या ना करें। क्या करें, यदि आप कभी किसी मरीज को देखें कि उसको दौरा आ रहा है तो उसको एक करवट करके सुला दें, उसे ऐसी जगह सुलाएं कि उसके चोट ना लगे, उसके कपड़े ढीले कर दें, उसके मुंह में पानी ना पिलाएं, दवाई ना दें, चम्मच ना घुसाएं, मुंह खोलने की कोशिश ना करें, सिर्फ उसको एक करवट करके सुला दें। ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करें, चिल्लाएं नहीं एवं पैनिक ना हो।